नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पार्लियामेंट का पार्ट 11 और पार्ट 11 में हम लोगों ने बात की थी मनी बिल पर। और अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनेंस बिल पर। ठीक है, वित्त विधेयक। हालांकि इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ से शुरू करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है। और इसको कवर करने के बाद यदि मेरे पास टाइम बचता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर भी बात करेंगे आज। ठीक है, तो फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 3 में इसको डिफाइन किया गया है। वित्तीय मामले जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी जो राजस्व और जो उसका व्यय होता है उससे संबंधित जितने भी बिल होते हैं वो फाइनेंस बिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि राजस्व, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऐसा कोई बिल अगर पार्लियामेंट में आता है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का उल्लेख किया गया है, उसको मेंशन किया गया है, तो वो बिल फाइनेंस बिल कहलाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष यानी जो नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो कर लगाने, कर में संशोधन करना, उसमें कुछ बदलाव करना, उससे संबंधित विषय अगर किसी बिल में है तो वो बिल फाइनेंस बिल कहलाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जो मनी बिल होता है उसमें कर लगाने की बात कही जाती है, तो वो मनी बिल हुआ फिर तो ये। तो ध्यान रखिएगा, कुछ फाइनेंस बिल मनी बिल भी होते हैं, यानी कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक भी होते हैं। मैंने कहा कुछ, लिखा हुआ है कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, इसको एक वेन डायग्राम से यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें जो मैंने छोटा वाला सर्कल बनाया हुआ है रेड कलर का, ये मनी बिल है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल बना हुआ है ये है फाइनेंस बिल यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक वाला जो सर्किल है ये बड़ा है, इसका मतलब वित्त विधेयक में धन विधेयक वाली बातें होती हैं, उसके अलावा कुछ और भी बातें होती हैं, लेकिन जुड़ी हुई मनी से ही होंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 110 जो मनी बिल को डिफाइन करता है, जिसमें 6 प्रोविजंस आपको हमने बताए थे, तो उन 6 में से या तो 6 प्रोविजन किसी बिल में हो तो मनी बिल होगा, या 6 में से कोई एक प्रोविजन भी हो तो भी वो मनी बिल होगा। यानी ऐसा फाइनेंस बिल जिसमें आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल के 6 प्रोविजन बताए थे उनमें से सभी या कोई एक शामिल हो, और उसके अलावा उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा मनी से जुड़ी बातें हों, तो वो फाइनेंस बिल मनी बिल भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरी नहीं कि हर जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक हो, कुछ हो सकते हैं। ये बात हमने आपको क्लियर कर दी थी। अब आज के लेक्चर में हम चीज़ें और आगे आपको बताते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं मनी बिल पर, और बहुत सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे ताकि मनी बिल और फाइनेंस बिल में कोई डिफरेंस जो है वो आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे। लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फाइनेंस बिल को। उसके पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आपको हमारा डिटेल में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के साथ, प्री और मेंस दोनों के लिए, तो उन कक्षाओं को अटेंड करने के लिए स्क्रीन पर दिया गया रविन एकेडमी का एप्लीकेशन, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर वो लिखा हुआ है, और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे और हमारी सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई कोई डिटेल में जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर लीजिए या मैसेज डाल दीजिए, हमारी टीम आपको सारी बातें डिटेल में बता देगी, समझा देगी कैसे क्लासेस आपको मिलेंगे, और आप बड़े आसानी से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सूचना है कि रविन एकेडमी के यूपीएससी बैनर तले मिशन आईएएस की शुरुआत की गई। स्क्रीन पर आप देखिए,
मिशन आईएएस। मिशन आईएएस के तहत हम पूरे भारत से स्टूडेंट को इसमें ले रहे हैं और वहाँ पर कोई विशेष फीस चार्ज नहीं होता है, बहुत नॉमिनल होता है। आप घर बैठे हमारी सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए, इस मिशन आईएएस से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, अपना नाम, नंबर और मिशन आईएएस लिख के भेज दीजिए। हमारी टीम आपको मिशन आईएएस से जोड़ लेगी और इसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं और आपकी तैयारी घर बैठे कराते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फाइनेंस बिल की तरफ। ठीक है, वित्त विधेयक। तो जो वित्त विधेयक होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होगा। अब यहाँ पर आपको चीज़ें डिटेल में मैं समझाऊंगा। 3 प्रकार के होते हैं ये। जैसे एक होता है मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल। दूसरा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। 2 टाइप के होते हैं एक्चुअल में ये, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक द्वितीय, फाइनेंस बिल सेकंड। ठीक है, तो ये वित्त विधेयक टोटल 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक्चुअल में जो हमारा लेक्चर है ये एम लक्ष्मीकांत की जो बहुत ही पॉपुलर बुक है उस बुक पर आधारित लेक्चर है, लेकिन इसमें हमने डी बसु, जयंत पांडे, वी.के. शर्मा और भी बहुत सारी, सुभाष कश्यप आदि बुक से मटेरियल को निकाला है और वो हम आपको देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो आप कई संविधान की बुक पढ़ने से बच जाएंगे अगर आप हमारा लेक्चर देखते हैं धैर्य के साथ। 1 घंटे का लेक्चर होता है और 1 घंटे में आप बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे। किसी कोचिंग को आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे पढ़िए जैसे हम आपको बताते हैं वैसे आप समझिए, लेक्चर को पूरा एक बार देखिए, इसके बाद उसका नोट्स बना लीजिए और इसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है। चलो, तो 3 कैटेगरीज की होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनी बिल ये आर्टिकल 110 में होता है, आर्टिकल 110। और जो फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट वो होता है आर्टिकल 117 का क्लॉज नंबर 1 और फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर सेकंड ये होता है आर्टिकल 117 का क्लॉज नंबर 3। ठीक है, तो ये इससे जुड़े हुए आर्टिकल हो गए। अब यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं कि वित्त विधेयक, कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो वो वित्त विधेयक, ध्यान से समझना, वो फाइनेंस बिल जिसमें आर्टिकल 110 के प्रोविजन मौजूद हैं। ठीक है, आर्टिकल 110 के उपबंध प्रोविजन मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 6 प्रोविजन आपको बताए थे, कितने, 6 प्रोविजन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो आप क्या करोगे, उसको कैसे आप देख पाओगे, तो आप देखिए कॉर्नर पर आई बटन आपको दिख रही होगी, उस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपको जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के लेक्चर हैं वहां पर सारे आपको मिल जाएंगे। या आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप देख सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन पर जाकर वहां भी इसको देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा जरूर सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखिएगा। आज ये संसद का पार्ट नंबर 12 है। ठीक है, तो इसमें जो 6 प्रोविजन है वो किसी फाइनेंस बिल में होंगे, केवल और केवल वो 6 प्रोविजन, तो वो फाइनेंस बिल मनी बिल होगा। और अब आप देखिएगा 117 के क्लॉज नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऐसा फाइनेंस बिल, ध्यान से समझना, ऐसा वित्त विधेयक, ऐसा वित्त विधेयक जिसमें
आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 के सभी प्रोविजन या कोई एक, यानी कम से कम एक, ठीक है। आर्टिकल 110 के 6 में से कम से कम एक उपबंध प्लस अन्य वित्तीय मामले, वित्तीय मामले अगर किसी फाइनेंस बिल में है तो वो वित्त विधेयक कैटेगरी फर्स्ट में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और जो वित्त विधेयक कैटेगरी नंबर सेकंड है, इसमें क्या होता है, जो कैटेगरी सेकंड होती है इसमें आर्टिकल 110 का कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, आर्टिकल 110 का कोई भी प्रोविजन नहीं होगा, ठीक है। किसी भी मामले का उल्लेख नहीं होता है, लेकिन अन्य वित्तीय मामले होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझोगे, ऐसा फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 का कोई भी उपबंध ना हो, कोई भी उपबंध ना हो, लेकिन अन्य वित्तीय उपबंध हों, अन्य वित्तीय उपबंध हों, तो वो वित्त विधेयक कैटेगरी नंबर सेकंड में आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वित्त विधेयक जो सेकंड कैटेगरी को होता है उसमें मनी बिल के कोई भी उपबंध नहीं पाए जाते, लेकिन इन तीनों का संबंध होता जरूर मनी से है, धन से संबंध होता है, ठीक है। इसको आप बनाइए फटाफट, इसी तरीके से आप बनाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर हमें देखना होगा वित्त विधेयक जो कैटेगरी नंबर फर्स्ट होती है, वित्त विधेयक की जो कैटेगरी नंबर फर्स्ट होती है, अर्थात जो आर्टिकल 117 का क्लॉज नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, और जो हमारा मनी बिल होता है, ठीक है, इन दोनों में समानता क्या है, ठीक है। तो वित्त विधेयक कैटेगरी नंबर फर्स्ट दो रूपों में धन विधेयक के समान होता है, ठीक है। ये दो रूपों में, ये दो केसेस में आप ऐसे कह सकते हो मनी बिल के समान होता है, मनी बिल के समान होता है, ठीक है। वो दो केसेस क्या है, जिस केस में ये मनी बिल के इक्वल होता है, समानता रखता है, बाकी मामलों में वो मनी बिल के समान नहीं होता है। दो रूप आपको समान दिखेंगे इसके। जैसे पहला, दोनों लोकसभा में लाए जाते हैं, देखो दो बातों में समानता ये रखेगा, नंबर एक, ठीक है। मनी बिल और वित्त विधेयक कैटेगरी नंबर फर्स्ट दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो यहां पर आप लिखोगे मनी बिल और फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट, फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। पहली समानता, ठीक है। अब दूसरी समानता क्या है, दोनों बिल यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर फर्स्ट, यानी दोनों बिल
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से लोकसभा में लाए जाते हैं, तो ये दोनों समानता है, यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर 1 में ये दो सिमिलैरिटी है। इसके अलावा फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर 1 मनी बिल से किसी मामले में समानता नहीं रखता, दो रूप इसके समान हैं, बाकी सारे रूप इसके सिंपल बिल की तरह होते हैं। तो बाकी सभी मामलों में ये जो फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर 1 होता है ये सिंपल बिल के समान होता है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी सभी मामलों में फाइनेंस बिल सिंपल बिल के समान होता है, ठीक है। इसको आप यहां पर नोट में लिख सकते हो, ठीक। अब इसको और हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं, इसको आप बना लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, जैसा किताब में छपा होता है वैसा मत छापना। आपको हम बुक से चीज़ें निकाल के अपनी लैंग्वेज में अपनी तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में देते हैं ताकि ये बहुत आसानी से आपको तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर 1 दो मामलों में मनी बिल के समान है, बाकी मामलों में वो किसके साथ समानता रखता है, सिंपल बिल के साथ समानता रखता है। ये मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो अभी तक हमने जो यहां पर स्ट्रक्चर बनाया है वो हमने वित्त विधेयक कैटेगरी नंबर 1 की समानता दिखाई है मनी बिल से। अब हम वित्त विधेयक कैटेगरी नंबर 1 की समानता दिखाएंगे सिंपल बिल से, ठीक है। तो ये कैसे सिंपल बिल के समान है, तो साधारण विधेयक से इसकी समानता यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो साधारण विधेयक से समानता, ठीक है, साधारण विधेयक से इसकी समानता। तो साधारण विधेयक जो हमने आपको पढ़ाया, अगर आप लोगों ने लेक्चर ना देखा हो किसी ने, तो आई बटन पे आप जाएंगे कॉर्नर में और वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या चैनल पर सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। सारे लेक्चर क्रम से लगे हुए, पिछले लेक्चर आप देखोगे तभी अगले लेक्चर आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज शायद समझ में ना आए, ठीक है। और लेक्चर को पूरा जरूर देखिए। तो समानता कैसे है इस बात को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दो समानताएं इसकी मनी बिल से और बाकी उनके अलावा सारी समानताएं इसकी सिंपल बिल से, यानी ये हाइब्रिड टाइप है, संक्रमण टाइप है। ना तो ये मतलब पूर्णतया सिंपल बिल से समानता रखता है और ना ही पूर्णतया ये मनी बिल से समानता रखता है, ठीक है। तो देखो लोकसभा में इसको इस तरीके से आपको समझाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, संसद और संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति, ठीक है। ये पूरा यहां पर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक। तो वित्त विधेयक यानी जो ये फाइनेंस बिल है आपका कहाँ आएगा, तो यहाँ, ठीक है, लोकसभा में।
तो लोकसभा में आएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी आएगा। तो ये समानता होगी इसकी मनी बिल से। अब यहां पर जब ये आएगा वित्त विधेयक, यहां पर पेश किया गया और यहां पर पेश करने के बाद जब ये पारित हो जाएगा, ठीक है, यानी यहां से जब ये पास होगा तो कहां जाएगा, राज्यसभा के पास। ये तो प्रक्रिया है ना। तो यहां से जब ये पास हो जाएगा तो पहुंचेगा राज्यसभा में। अब यहां आते ही ये सिंपल बिल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो राज्यसभा में पहुंचते ही बिहेव एज ए सिंपल बिल, है ना। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां एक बॉक्स बनाता हूं। अब ये सिंपल बिल की तरह, सिंपल बिल की तरह हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसको मैं यहाँ पर एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। आप इसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही नोट्स बनाएंगे आप, ठीक है। और जब सिंपल बिल अब बन गया ये, तो सिंपल बिल को राज्यसभा अपने यहाँ मैक्सिमम कितने दिनों तक रोक सकती है, 6 मंथ तक। तो यहाँ पर मैं लिखूं राज्यसभा 6 मंथ तक अपने यहाँ इसको रोक सकती है, ठीक है। राज्यसभा इसमें अनुमति देने से मना भी कर सकती है, ठीक है। ये अनुमति देने से मना कर सकती है। तो सारे वो काम करेगी जो सिंपल बिल में था, बस वही बातें यहाँ पर आपको जाननी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर राज्यसभा इसे मना कर देगी तो ये बिल हो सकता है समाप्त हो जाए। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो इस पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। इसमें वो सारे काम किए जाएंगे जो सिंपल बिल के साथ किए जाते थे। यानी फाइनेंस बिल पर राज्यसभा को पूरा राइट होता है, लोकसभा को सिर्फ राइट इतना होता है कि सबसे पहले यहाँ पर लाया जाएगा, वो भी फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर 1 की अभी हम बात कर रहे हैं, सेकंड की बात यहाँ पर अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास जब ये जाएगा तो राष्ट्रपति यहाँ पर कौन कौन से विकल्प प्रयोग करेंगे, तो राष्ट्रपति यहाँ पर तीनों विकल्प प्रयोग कर लेंगे। कितने, तीनों विकल्प। वो तीनों विकल्प कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, यानी अनुमति दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, विचार के लिए वापस ना, रिकंसिडरेशन के लिए ये वापस भेज सकते हैं। तीनों विकल्प का प्रयोग यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जैसे मना कर देंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, वीटो। यानी यहाँ पर फाइनेंस बिल पर राष्ट्रपति महोदय वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, वीटो का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है, क्लियर। जबकि मनी बिल में वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिए, ठीक। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मनी बिल, सॉरी फाइनेंस बिल, मनी बिल याद आ रहा है, फाइनेंस बिल कैटेगरी नंबर 2। तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 की बात करें
तो आर्टिकल 177 लग गया भैया धोखे से, 117 है ये, सही कर लीजिएगा। 117 का क्लॉज नंबर 3, कौन सा है? क्लॉज नंबर 3। ठीक, तो इसमें वित्त विधेयक कैटेगरी सेकंड। अब ये जो वित्त विधेयक कैटेगरी सेकंड होता है, इसमें क्या क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो पहली बात इसमें जो आपको जाननी है वो ये है कि इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं। इसमें भारत की संचित निधि ना, भारत की संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, व्यय संबंधी उपबंध होते हैं। ठीक है, उपबंध होते हैं। क्लियर? मतलब जैसे राष्ट्रपति की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी पेंशन, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन, कैग का वेतन, ये सारे के सारे संचित निधि पर भारित। तो वित्त विधेयक नंबर सेकंड जो कैटेगरी है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि जैसे राष्ट्रपति का जो वेतन है उसमें अगर बदलाव करना है, उसको बढ़ाना है, तो वो बिल फाइनेंस बिल कैटेगरी सेकंड में आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी विशेषता जो इसकी होती है, ये बिल्कुल साधारण विधेयक जैसा होता है। ठीक है, ये जो वित्त विधेयक कैटेगरी सेकंड होती है बिल्कुल सिंपल बिल जैसा होता है, कोई अंतर नहीं होता है, ये बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। अब अगर बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह इसे प्रयोग करेंगे तो फिर इसको आप कहीं भी ला सकते हैं। इसकी शुरुआत लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि साधारण विधेयक के लिए कोई बाउंडेशन थोड़ी ना होता है कि इसको राज्यसभा में लाएंगे कि लोकसभा में। तो कॉन्सेप्ट आप समझो, है ना, इस पर रटने का प्रयास आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया वही होती है जो हमने आपको साधारण विधेयक के लिए अपनाई गई प्रक्रिया समझाई थी। ठीक है, तो लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लोकसभा पास करेगा। साधारण विधेयक कैसे पास होते हैं? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक कैसे पास होते हैं? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, तो बहुमत कितने प्रकार का होता है इस पर भी मैं एक लेक्चर लूंगा। ठीक है, कई प्रकार के बहुमत होते हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो जहां पर बोला जाए प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जो प्रेजेंट मेंबर हैं, जो अब्सेंट हैं उनका बहुमत नहीं, जो वहां पर प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पास होता है सिंपल बिल। तो ये भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पास होता है। ठीक है, जब एक सदन पास कर लेगा तो दूसरा सदन इसको 6 महीने तक रोक सकता है, क्योंकि ये सिंपल बिल की तरह व्यवहार करता है। और इसमें अगर विवाद हो जाए लोकसभा राज्यसभा के बीच में, ठीक है, एक पास करे दूसरा ना पास करे, तो इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं और ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से इस बिल को बचाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, बस यहाँ पर एक जो अंतर होगा वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय इस पर तीनों विकल्प प्रयोग करेंगे, वीटो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, इतना एक इसमें साधारण विधेयक से थोड़ा ये अलग इसकी विशेषता है। तो साधारण विधेयक
के तरह व्यवहार करेगा, बट इसमें एक चीज अपवाद है। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, वो आपको लिख लेना है। कोई भी सदन बिना राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के इसको पास नहीं करेगा, बस ये अलग चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इसे पारित नहीं किया जाता है। तो कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सदन राष्ट्रपति की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन, अनुशंसा मैंने सही लिखा कि पता नहीं, अनुशंसा के बिना पारित नहीं करेगा, पारित नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के इसको लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी सदन पास करने से पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन का इंतजार करेगा। तो साधारण विधेयक में ये चीज नहीं होती। तो साधारण विधेयक से ये एक मामले में यहां पर अलग है, बाकी सब कुछ इसमें साधारण विधेयक जैसा होता है। क्लियर बात? ओके, चलो गुड। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इसमें अनुमति दे सकते हैं, अनुमति देने से मना कर सकते हैं, इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो राष्ट्रपति इस पर ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जा सकती है। तो ज्वाइंट सिटिंग तब बुलाई जा सकती है जब किसी बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा के बीच में क्या हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, तो बुलाया जा सकता है। एक और भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की सिचुएशन आती है जब कोई हमारे पड़ोसी देश, हमारे जो मित्र देश है, उनका अगर राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं, क्योंकि उस संयुक्त बैठक को वो जो मेहमान राष्ट्राध्यक्ष होता है वो उसे एड्रेस करता है दोनों को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ज्वाइंट सिटिंग एक सिचुएशन में और बुलाई जाती है। वो क्या सिचुएशन है, जैसे कोई जब मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, जो सत्र होता है, ठीक है, साल का जो पहला सत्र होता है वो उसको बजट सत्र कहते हैं, ठीक है। और साल का जो पहला सेशन होता है, अर्थात जो बजट सेशन होता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ आहूत किए जाते हैं और उसमें दोनों को राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसमें अभिभाषण देते हैं, ठीक है। तो कितनी परिस्थितियां हो गई ज्वाइंट सिटिंग की, याद रखिएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखो कौन अध्यक्षता करता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, संयुक्त बैठक, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 108 में है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, यहाँ के जो डिप्टी स्पीकर होंगे यानी उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, राज्यसभा के सभापति। नहीं, राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर होते नहीं है, इसलिए वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते। तो उप सभापति करते हैं जो वाइस चेयरमैन होते हैं। तो उप सभापति करेंगे, क्योंकि जो उप सभापति होते हैं राज्यसभा में वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो जो सदस्य होगा वही कर सकता है। और अगर ये भी नहीं है, ये भी अनुपस्थित है, तो फिर कौन करेगा। अब यहां पर आपका प्रश्न फंसेगा। तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
तो संयुक्त बैठक में उपस्थित कैसे लिखेंगे इसको, उपस्थित सदस्यों के निर्णय से कोई सदस्य, तो ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का क्रम है, याद रखिएगा। तो इससे ज्यादा तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक, क्लियर। और देखो, जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो संयुक्त बैठक में कोई प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब कोरम पूरा हो जाए। तो कोरम, तो यहां पर कोरम कितना होता है, 1/10। कोरम तो 1/10 ही होता है ना, यानी 10%। किसका, जितने भी वहां सदस्य उपस्थित हैं। और अब तो सदस्य, चूंकि संयुक्त बैठक हो रही है तो लोकसभा राज्यसभा के सभी होंगे, ठीक है। तो ये दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य है ना, दोनों सदनों के कुल सदस्य, सॉरी, दोनों सदनों के कुल सदस्य है ना। तो लोकसभा में कितने होते हैं, 543, और राज्यसभा में कितने होते हैं, 245। इनका 1/10 कोरम होता है, ठीक है। वैसे लोकसभा का कोरम अपना अलग होता है, राज्यसभा का अपना अलग होता है। चूंकि संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्यों को मिलाकर जितने होंगे उनका 1/10 कोरम होगा। कोरम वो मिनिमम संख्या होती है जिनकी किसी कार्यवाही को करने के लिए जरूरत होती है। अगर उतने सदस्य नहीं हैं तो कार्रवाई नहीं होगी। तो ये मिनिमम इतने उपस्थित होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो ज्वाइंट सिटिंग में जो यहाँ पर प्रक्रिया चलती है वो लोकसभा के नियमों पर आधारित होती है कि वो राज्यसभा के नियमों पर आधारित होती है। तो जब भी ज्वाइंट सिटिंग की प्रक्रिया होती है वो लोकसभा के नियमों पर आधारित प्रक्रिया होती है। तो ज्वाइंट सिटिंग की जो प्रक्रिया है वो किसके नियमों पर आधारित होती है, लोकसभा के नियमों पर आधारित होती है। ये बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। तो नोट कर सकते हैं, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की जाती है, क्लियर। चलो, अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने यहां पर फाइनेंस बिल देख लिया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनेंस बिल की कितनी कैटेगरी है, वो सारी हमने यहाँ पर समझ ली। और अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, इसको भी इसी लेक्चर में फिनिश कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो आइए चलिए देखते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक। संविधान संशोधन विधेयक, सारे विधेयक हमारे कवर हो जाएंगे। तो इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 368 में है, 368, ठीक। इसको हम पूरा बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो संविधान संशोधन बिल क्या है पहले तो ये जाने, और फिर संविधान संशोधन होता कैसे है उसको भी हम यहां पर जल्दी से समझेंगे, ठीक है। ओके, अगर किसी को कोई टॉपिक समझने में कठिनाई हो तो आपको जो नंबर यहाँ पर बताया गया था स्क्रीन पर, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। उसके डिस्कशन के लिए डाउट सेशन, यानी डाउट को सॉल्व करने के लिए लाइव सेशन जूम पर भी रखा जा सकता है, लेकिन वो कम से कम 10 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो सेशन रखा जाता है, ठीक है। तो आप हमसे सीधे सीधे वार्तालाप कर सकते हैं जूम ऐप पर, ठीक है। चलो, तो संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा बिल, ठीक है,
जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक, तो संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई कुछ बातें, देखो बिल क्या होता है? बिल मतलब ऐसे कोई एक मसौदा होता है नहीं, और इसमें कुछ बातें लिखी रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, और जैसे संविधान में कोई बदलाव करना है तो संविधान में बदलाव करने के लिए बिल लाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि होता रहता है, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, तो संविधान संशोधन करने के लिए पहले संविधान संशोधन बिल लाना पड़ता है पार्लियामेंट में, और उस संविधान संशोधन बिल में क्या क्या बातें लिखी हैं, ठीक है, उन बातों पर डिस्कशन होगा, और अगर वो बिल पास हो गया तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। क्या संशोधन होगा? वही संशोधन होगा जो इस बिल में लिखा होगा, कि इस बिल में भाई लिख दिया गया कि हमें इस आर्टिकल में ये बदलाव करना है, ये नया आर्टिकल जोड़ना है, ठीक है, फला बात हटानी है संविधान से। ठीक है, ये सारी बातें इसमें लिखी रहेंगी, और ये पास हो गया तो जैसा पास हुआ, पास होने के बाद जो उसमें बातें लिखी थी बस वही बदलाव वहाँ पर हो जाएगा। तो ये जब बिल पास होगा, तो कोई भी बिल जब पास होता है तो ये क्या बन जाता है? कानून बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, तो पास हुआ और फिर प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट इस पर क्या करेंगे? अपनी अनुमति दे देंगे, तो ये बिल क्या बन जाएगा? ये बिल बन जाएगा एक्ट, यानी कानून बन जाएगा। तब इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे। लेकिन जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा तब क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलेंगे। ठीक है, तो बिल हूबहू एक्ट में बदल सकता है, या बिल में थोड़ा बहुत संशोधन भी किया जा सकता है और फिर उसको एक्ट में बदलेंगे। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक पर जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पर हम लोग करते हैं जल्दी से। तो देखो, जैसे हमारी ये पार्लियामेंट है, चूंकि संविधान संशोधन का राइट पार्लियामेंट को है, ठीक है, और बिल भी पार्लियामेंट में आते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो फिर इसका उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसको आप कहीं भी ला सकते हो। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लो हम इसको राज्यसभा में लेकर आ गए, ठीक है, राज्यसभा में लेकर आ गए, ठीक, तो राज्यसभा से ये पास होगा, ठीक है, और ये पास होकर कहाँ जाएगा? लोकसभा में। तो यहाँ पास हो गया, और लोकसभा ने अगर पास कर दिया, सब कुछ अच्छा रहा, तो ये पहुँचेगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक, और प्रेसिडेंट के पास जब ये पहुँचेगा तो प्रेसिडेंट यहाँ पर जानते हो क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी अनुमति देंगे ही देंगे। ठीक है, इसमें मना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ इनकी बाध्यता हो जाती है। तो अनुमति देना क्या हो जाती है? कंपल्सन है, बाध्यता है। ठीक है, क्लियर? एक चीज और है, जो अमेंडमेंट बिल होता है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता, यानी इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ना ही ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, यानी इसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। और इस प्रक्रिया से ये पास हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, संसद में लाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, दोनों सदनों से पास हुआ तो राष्ट्रपति इसमें अनुमति देंगे। एक सदन ने पास किया, एक ने पास नहीं किया, तो बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, संशोधन
नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें विवाद होगा तो याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते। तो दो ऐसे बिल होते हैं, एक मनी बिल और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, पीटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो अगली बात हमें यहाँ पर समझनी है कि जो पास होते हैं ये किस प्रकार के बहुमत से पास होते हैं। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होते हैं। ठीक है, तो ये जो पास होगा ये किससे होगा? स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, तो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, और जब लोकसभा में जाएगा तो यहां से भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। तो दोनों सदन इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे तभी ये पास माना जाएगा। ठीक है, अब जो स्पेशल मेजॉरिटी होता है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ रखता है। जैसे अगर हम आर्टिकल 61 की बात करें, राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगाया जाता, इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए वहां भी दोनों सदनों से, यानी जो महाभियोग प्रस्ताव आएगा वो कहीं भी आ सकता है, राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन वो महाभियोग प्रस्ताव स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो आर्टिकल 61 का स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार आर्टिकल 249 और 312 का स्पेशल मेजॉरिटी अलग होता है। ठीक है, और जो संविधान संशोधन विधेयक जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है उस स्पेशल मेजॉरिटी का मीनिंग अलग होता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी पर एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें कि आपको वो समस्या ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक जो पास करना होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, उसका मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, संविधान संशोधन करने के लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब बता रहे हैं, यहाँ पर होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस इसमें होता है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब ये होगा और दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण बहुमत, और पूर्ण बहुमत का मतलब होता है टोटल का आधे से अधिक, टोटल का आधे से अधिक, टोटल का आधे से अधिक यानी 50% + 1, टोटल का 50% + 1 ये होना चाहिए। और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यहाँ दो शब्द हैं, उपस्थित और मतदान। तो इसमें उपस्थित देखा जाता है कि उस टाइम पर जब ये बिल यहाँ गया तो कितने मेंबर उपस्थित थे, उसका 2/3 है ना, उपस्थित का 2/3। तो उपस्थित का 2/3 निकालेंगे, ठीक है, वो और टोटल का 50% + 1, इससे ये मेजॉरिटी मिलती है। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर हमने 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग निकाला और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कम हुआ तो पास नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान, मैंने क्या बोला कि जब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत निकाला वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी टोटल का 50% + 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हुआ तो पास नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर से एक बार समझो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 निकाला, वो टोटल के 50% 1 से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तभी अगर कम हो गया, ये 2/3 बहुमत कम हो गया तो फिर वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बहुमत से राज्यसभा से पास हो और इसी बहुमत से लोकसभा से पास हो, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे। ठीक है, क्लियर?
तो राष्ट्रपति को यहाँ अनुमति देनी पड़ती है। तो ये था हमारा संविधान संशोधन विधेयक। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है फाइनेंस बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है, ये सारा यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। थोड़ा लेक्चर हमारा आज का छोटा है, लगभग 10 मिनट, कोई नहीं, टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, और अगले टॉपिक में यानी अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे बजट। लेकिन बजट को हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और पढ़ते हैं बजट। थैंक यू।